हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन से जाकर के देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में सीधे जा सकते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा यानी इसी का कंटिन्यूएशन जो है वो जो टॉपिक होगा उसका नेम है हमारा द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसमें हमारा जो सब टॉपिक है यानी पहला टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में, उसका नेम है जर्मनी कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। तो देखिए होता क्या है, 1848 तक आपने देखा था, जो आपने पढ़ा था द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। तो यहाँ पर जब पिछले वीडियो में हम लोगों ने छोड़ा था तो यहाँ पे देखा था कि जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स वो धीरे धीरे उनका डोमिनेंस बढ़ रहा था किनके ऊपर, लिबरल्स और नेशनलिस्ट्स के ऊपर। ठीक है, लिबरल्स और नेशनलिस्ट धीरे धीरे वीक पड़ रहे थे और उसका एक रीज़न वो खुद थे, क्योंकि लास्ट में आपने देखा था जो जर्मन के पर्सपेक्टिव में कि वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों ने जो वहाँ के स्मॉल लैंड ऑनर्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे या स्मॉल कॉमर्शियल ग्रुप थे, उनकी मांगों को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि उन लोगों का सपोर्ट इन्होंने खो दिया। और जैसे ही उन लोगों का सपोर्ट इन्होंने खोया उनके ऊपर तुरंत कंजर्वेटिव्स हावी हो गए। और यही लगभग आपने देखा था कि सारे जगह पर हुआ। ठीक है, चाहे ग्रीक का रहा हो या और भी जितने भी नेशंस, फ्रांस का भी आप देख लीजिए, उन सारी जगह पर यही चीज़ हुआ। तो वहाँ पर होता क्या है, नहीं जो नेशनलिज्म वाली बात हम लोग देख रहे हैं, तो जो आपके लिबरल्स और नेशनलिस्ट थे, आपने देखा था कि यही एक दूसरे के खिलाफ वाले थे। तो यहाँ पर बात ये हुई कि ये लोग जो नेशन चाहते थे उसमें ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइज हो, उन लोगों के पास राइट्स हो, ये सारी चीज़ ये चाहते थे। ये कतई नहीं चाहते थे कि मोनार्की हो, किंग हो, ये सारा सिस्टम ये नहीं चाहते थे। बट कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे कि ठीक है रिफॉर्म्स जो होने हो जाए, नेशन स्टेट बने, बट ये चीज़ें वो नहीं चाहते थे। वो हमेशा पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहते थे स्टेट के ऊपर। ठीक, और जब 1848 में इन्हीं का डोमिनेंस हो जाता है तो इनकी जो नेशनलिस्ट वाली सेंटीमेंट्स होती है उसको ये लोग क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। ठीक, यानी जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स लोगों की है वो मोबिलाइज कर दी जाती हैं कंजर्वेटिव्स के द्वारा। अगर एग्जाम्पल हम जर्मन्स का देखें तो वहाँ पर ये होता है कि जर्मन्स जब वहाँ पे रिवोल्ट करते हैं, वो जब एक नेशन स्टेट चाहते हैं, तो वहाँ के मोनार्क्स और आर्मी और वहाँ के जो बड़े लैंड ऑनर्स होते हैं जिनको जंकर्स बोलते हैं, उनके द्वारा उनके आंदोलन को रिप्रेस कर दिया जाता है, यानी कि दबा दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में फिर जो प्रसा होता है उस टाइम पे, प्रसा जो स्टेट होता है वो नेशनलाइजेशन होता है, यानी नेशन स्टेट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेता है। तो यहाँ के जो मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर, उनका नेम होता है ओटो वॉन बिस्मार्क। काफ़ी फेमस नाम है क्योंकि जर्मनी का यूनिफिकेशन इन्हीं ने किया था। ठीक है, यानी हम उसी बात यूनिफिकेशन की ही बात कर रहे हैं, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो पहले जर्मनी की ही बात हो रही है, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। तो ओटो वॉन बिस्मार्क ने ये जिम्मेदारी उठाई, ठीक, जो कि प्रशासी थे। तो पूरे जर्मनी का उनको यूनिफिकेशन करना था। तो इनके साथ में कौन था, आर्मी थी और ब्यूरोक्रेट्स थे। 7 ईयर्स में 3 युद्ध हुए, 3 वार्स, 3 युद्ध हुए। किसके साथ में, ऑस्ट्रिया के साथ में, फ्रांस के साथ में। ठीक है,
और ये 3 युद्ध के बाद में पूरी तरीके से जो जर्मनी था वो उसका यूनिफिकेशन हो चुका था और ओटो वन बिस्मार्क ने वहाँ पे जो कैसर विलियम सेकंड थे, ठीक है, इनको गद्दी पर बिठा दिया और ये बन गए जर्मनी के किंग। ठीक, यही कैसर विलियम सेकंड जो है जर्मनी के किंग है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है 1914 में, उस समय यही वहाँ के किंग रहते हैं। ये चीज़ आपको जाने रहनी है, तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी और ये चीज़ जब आप जाने रहोगे तो वर्ल्ड वार भी आपको समझ में आएगा। खैर अभी ये धीरे धीरे मामला वर्ल्ड वार पे जाकर के ही एंड होगा। ये जो नेशनलिज्म है यहाँ पे ये वहीं जाके एंड होगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए और इसको बहुत मज़ेदार तरीके से ये रेवोल्यूशन आप समझते रहिए। ठीक है, हिस्ट्री कतई बोरिंग नहीं है, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब पढ़ने में तो इंटरेस्टिंग है ही, हमें मज़ा तो देती ही है, साथ में हमें बहुत ज़्यादा होशियार बनाती है, आगे आने वाली चीज़ों के लिए हमें सावधान करती है, हमें सिखाती है। इवेंट्स से हम सीखते हैं कि फिर ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक, तो ये हुआ क्या, जर्मनी का। ठीक, अब देखते हैं इटली का यूनिफिकेशन कैसे होता है, यानी बारी आती है इटली की। तो देख लेते हैं एनसीईआरटी की हेडिंग क्या कहती है इटली के बारे में। एनसीईआरटी की हेडिंग कहती है इटली यूनिफाइड, यानी जो वहाँ पे हेडिंग है उसका नाम है इटली यूनिफाइड। तो 1848 के बाद में उस समय इटली कैसा होता है, तो इटली भी जो है कई सारे डायनेस्टिक रूलर्स में बटा होता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे डायनेस्टिक रूलर्स होते हैं, बहुत सारे मल्टी नेशन स्टेट्स होते हैं जो कि हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में होते हैं। अप्रॉक्स वो 7 स्टेट्स में उस टाइम पे जो इटली होता है वो डिवाइड होता है, जिसमें केवल जो सार्डिनिया पीडमांट का रीजन होता है, सार्डिनिया पीडमांट, वहाँ पे इटालियन किंग जिसका नेम होता है विक्टर इमैनुअल सेकंड, विक्टर इमैनुअल सेकंड, ये भी वर्ल्ड वार के टाइम पर इटली में होता है। ठीक, तो विक्टर इमैनुअल सेकंड वहाँ का किंग होता है, जो कि ओरिजिनल समझ लो इटली का किंग है। बाकी जो इन 7 स्टेट्स में बटा होता है, बाकी जो नॉर्थ इटली आपकी है, ठीक है, यानी इटली अगर हम देख लें पूरा इटली का मैप, तो एनसीईआरटी बुक में है, आप मैप उसको देखो, इतना तो आप भी खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पे होता है ऑस्ट्रियन जो हैब्सबर्ग एम्पायर है। ठीक है, आपको पता है हैब्सबर्ग, बूर्बो, ये सब क्या थे, डायनेस्टीज थे, यानी ये वंश थे जिनके वंशज राज्य करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का राज्य होता है। जो मिडिल वाला पोर्शन होता है, मिडिल इटली, वहाँ पे पोप का एम्पायर होता है, यानी वहाँ पे पोप का राज्य होता है। जो सदर्न इटली होता है, सदर्न इटली, यहाँ पे जो है स्पेन का जो किंग होता है ये बूर्बो डायनेस्टी का होता है। ठीक है, जिस बूर्बो डायनेस्टी के आपके लुईस 16 थे। तो इन लोगों का यहाँ पे राइट होता है, रूल होता है। ठीक है, तो यानी अब जब इटली का यूनिफिकेशन होगा तो विक्टर इमैनुअल सेकंड ने क्या करेगा, इन्हीं से वार करेगा। तो जैसे आपने वहाँ पे देखा था प्रेशा वाला ओटो वन बिस्मार्क ने युद्ध किया था, ऐसे ही इनका इन्हीं लोगों से युद्ध हुआ और फिर जो इटली है उसका यूनिफिकेशन होता है। यहाँ इटली के यूनिफिकेशन में 3 लोगों का ज़्यादा योगदान है। एक है आपके मेजनी, पूरा नाम है ग्यूसिप मेजनी। ठीक है, दूसरा नाम है कैवूर। कैवूर को हम बिस्मार्क के समकक्ष रख सकते हैं क्योंकि ये भी यहाँ का मंत्री था, जैसे बिस्मार्क वहाँ का मंत्री था कैसर विलियम सेकंड का, ऐसे ही विक्टर इमैनुअल सेकंड का मिनिस्टर था कौन, कैवूर। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो है सार्डिनिया पीडमांट से या जो इटली के यूनिफिकेशन से के लिए एक वॉलंटियर आर्मी बनी थी। राइट, वॉलंटियर आर्मी का मतलब ये होता है कि जो अपनी इच्छा से, ठीक है, राष्ट्र के लिए, जैसे यहाँ पे नेशनल सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही थी ना, तो उन नेशनल सेंटिमेंट्स के तहत आगे बढ़ करके अपनी जान निछावर करने को तैयार हों और वो एज ए नेशन स्टेट देखना चाहते हो, तो वो वॉलंटियर आर्म्ड फोर्सेस थी जिनका जो लीडर था, ठीक है, वो था गैरीबाल्डी। क्या नेम था, गैरीबाल्डी। फुल नेम इसका ग्यूसिप गैरीबाल्डी। ये भी ग्यूसिप मेजनी है, ये ग्यूसिप गैरीबाल्डी है और ये कैवूर है। तो इटली में कितने कौन से लोग आए, 3 लोग। ठीक है, और इन लोगों ने मिलकर के फिर इटली का यूनिफिकेशन किया। यूनिफिकेशन करने के बाद वो सारे नेशन स्टेट बने, यानी अब उनका एक एंथम होगा, एक उनका फ्लैग होगा, यानी जितने भी आपने ये सब देखा था ना कि एक नेशन बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, उनका
यूनिफिकेशन होने के लिए एक सिंबल चाहिए कि हाँ अब उनका एक सिंबल, तभी तो एक नेशन दिखेंगे। जैसे अपना भारत देश है तो उसका एक तिरंगा झंडा है, उसकी एक मुद्रा है, भाषा मान लीजिए एक नहीं है, भाषा कई सारी उसकी मान्यताएं दी गई हैं, राष्ट्रीय चिन्ह एक है, ठीक है, यानी उसका संविधान एक है, संसद एक है, तो ये सब उसको एक नेशन स्टेट की रिकग्निशन मिली हुई है। तो ऐसे ही चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। तो दो चीज़ों का यूनिफिकेशन हमने देख लिया। देन तीसरी चीज़ यहाँ पे थर्ड हेडिंग आपकी है, वो है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन का बहुत ही विचित्र मामला। ब्रिटेन भी नेशन स्टेट बना, बट वो कैसे बना? तो देखो, ब्रिटेन का जो नेशन स्टेट बनना था वो बहुत ही एक सोची समझी प्रक्रिया जैसा कुछ था नहीं। सबसे पहले क्या हुआ था, 1688 में इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन हुई थी। जैसे 1775 में अमेरिका की, 1789 में फ्रांस की, 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन, ऐसे ही 1788 में इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन हुई थी, क्रांति हुई थी। ये क्रांति के बारे में ये बहुत फेमस है। आप ये जान लो कि ये ऐसी पहली क्रांति और यही आखिरी क्रांति ऐसी थी, रिवॉल्यूशन ऐसा था जहाँ पे इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं गिरा था, बूंद की रक्त की एक भी बूंद नहीं गिरी थी और क्रांति सफल हो गई थी। ठीक है, इसीलिए इसको स्प्लेंडेड रिवॉल्यूशन, शानदार क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से इसको जानते हैं, आप जाने रहिएगा। और इसके ठीक कंट्रास्ट में एक है खूनी क्रांति, ठीक है, खूनी रविवार की घटना, द ब्लडी संडे, जो कि रिलेटेड है रशियन रिवॉल्यूशन से। ठीक, तो ये इंग्लैंड की क्रांति थी। यहाँ पर यही था कि जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी या ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसने क्राउन को यानी मोनार्की को हटा दिया था और वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हो गई थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ये सेंटिमेंट्स खत्म होती गई, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और ये लोग काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज वगैरह बनाने लगे और नेशन जैसा यहाँ पे कुछ था नहीं। जो ब्रिटेन था उस टाइम पे, वहाँ पे एथनिक ग्रुप कुछ थे, जैसे कि एक इंग्लिश एथनिक ग्रुप था, ठीक है, स्कॉटिश थे, आयरिश थे और वेल्स, ये एथनिक ग्रुप थे। ठीक है, 1707 में एक ट्रीटी होती है, ठीक है, और उस ट्रीटी का नाम होता है, मतलब एक एक्ट के थ्रू, एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, और एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू जो ये इंग्लिश और स्कॉटिश हैं, ठीक है, ये मिल करके बना लेते हैं आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। जैसे कि आपने देखा था पिछले चैप्टर में, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स था, जिससे कि बेल्जियम बाहर आया था जब वहाँ पे नेशनल सेंटीमेंट्स राइज हुई थी, तो ये बना लेते हैं। फिर जब धीरे धीरे यहाँ पे इन लोगों के अंदर, लोगों को देख करके, यानी ये स्कॉटिश है, आयरिश है, वेल्स हैं, यानी जो एथनिक ग्रुप्स हैं, इनके अंदर जब नेशनलिस्ट स्पिरिट्स उफान मारती हैं, यानी राष्ट्रवादी भावनाएं उफान मारती हैं कि अब हम भी जो है अलग नेशन बनेंगे, तो जो इंग्लिश एथनिक ग्रुप होता है, इनके द्वारा इनकी ये ऐसी सेंटीमेंट्स को रिप्रेस कर दिया, दबा दिया जाता है कि ऐसा है, चुप रहो, शांत रहो, ऐसे रहो। ठीक है, तो इनकी कल्चर को रिप्रेस कर दिया जाता है। और फिर आज भी जो है, जो ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है, यानी जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं या यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम में आप जान लो कौन कौन शामिल है। इंग्लैंड है आपका, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है और वेल्स है, ये अब भी ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ, जो इसको अब यूके बोलते हैं, खाली एक यूके, एक ही यूनाइटेड किंगडम है, जो कि यही है जिसमें ये शामिल है। ठीक है, अब इनका क्या हो गया, एक फ्लैग हो गया, एक नेशनल फ्लैग हो गया जिसका यूनियन जैक, जैसे अपने यहाँ ट्राई कलर है, यूनियन जैक। एक एंथम हो गया, एंथम का नाम वहाँ का क्या है, गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये वहाँ का नेशनल एंथम है, जान लो। भारत का क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, देखते हैं कितने लोगों को एंथम पता है। और जिसने भारत का, यानी अपने देश का जिसने एंथम लिखा है, उसने बांग्लादेश का भी एंथम लिखा है, उसका भी नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। और किसने लिखा है ये भी बताइए। फ्रांस का क्या है ये भी बताइए, क्योंकि फ्रांस में था ना, चलो हम बता देते हैं। मर्सिलीज था, लिखा किसने था, ये बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग भी एक्टिव रहिए मेरी तरह, कमेंट करते रहा करिए, जिससे कि हाँ पता चले कि आप लोग भी साथ में इंटरेक्ट करते हो। तो इस तरीके से क्या हुआ, ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन हुआ।
यानी ये सब नेशन स्टेट धीरे धीरे बन रहे हैं। आपने 3 नेशन स्टेट को बनते हुए यहाँ पर देखा, उधर पिछले में भी आपने ग्रीक को देखा था, ब्रुसेल्स को देखा था, बेल्जियम को, ठीक है, ये सब देखा था। देन अब बारी आती है आपकी, अगला टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब यही है कि एक नेशन को, एक राष्ट्र को किस तरीके से हम विजुलाइज करेंगे, कैसे देखेंगे। तो फ्रांस में आपने जैसे कि देखा था कि वहाँ पे फ्रांस को एज अ फादर नेशन रिप्रेजेंट किया जा रहा था लोगों के सामने। तो ऐसे ही जब यहाँ पे नेशन क्रिएट हुए तो वहाँ के जो मतलब पढ़ा लिखा वर्ग था, जो वहाँ के आर्टिस्ट थे, कार्टूनिस्ट थे, थिंकर्स थे, उन्होंने कहा कि इसका जो है हम लोगों को पर्सनिफिकेशन करना चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर एक रेस्पेक्ट की जो स्पिरिट है वो और आसानी से आएगी और किसी नेशन को पहचानना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसको एक इमेज देना चाहिए और उसको पर्सनिफाई करना चाहिए, यानी उस राष्ट्र को एक ह्यूमन का फॉर्म देना चाहिए, उसकी एलिगरी होनी चाहिए। एलिगरी का मतलब ये होता है मानवीकरण, ठीक है। आप अगर हिंदी पढ़ते हो तो आप मानवीकरण अलंकार पढ़ते होगे, ठीक है। महादेवी वर्मा इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो यहाँ पे तब ये हुआ कि सब लोग एक बात पे ज़्यादा एकमत हुए कि यहाँ पे जो हम उसको फॉर्म देंगे वो ज़्यादा तो किसका होगा, फीमेल का होगा। जैसे कि अपने यहाँ जो इंडिया का है उसको क्या है, भारत माता है, और भारत माता की इमेज आप देखते ही हो, ठीक है, जो एक लेडी की इमेज है, ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ पर भी लेडीज़ का रिप्रेजेंटेशन दिया गया, एलिगरी दी गई और वो नेशन को विजुलाइज किया गया, ठीक। तो जो फ्रांस के लिए था, ठीक है, उनका नेम था मेरियान। फ्रेंच है तो स्पेलिंग मुझे देखनी पड़ रही है क्योंकि इंग्लिश की तरह स्पेलिंग होती नहीं है इसकी। तो फ्रांस में मेरियान थी, यानी एक लेडी थी। और जर्मन में यानी जर्मनी में जो नेम पड़ा वो जर्मेनिया पड़ा, ठीक है, यानी ये तस्वीर थी। अब इस तस्वीर में देखो, जैसे वो लेडी है तो उसके कपड़े किस कलर के होंगे, वो कपड़े के कलर जो हैं वो कोई ना कोई एक सिंबल होंगे। उसके हैंड में क्या होगा, वो किसी न किसी का एक सिंबल होगा। उनका जो आर्मर है, जो हेड पे क्राउन है, ठीक है, यानी जो मुकुट है, उसका भी एक मतलब होगा। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा था कि जैसे जो ब्रोकन चेन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, जो रेड कलर की कैप है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जो रिंग है वहाँ पे, जो एक स्नैक है वो अपनी टेल को बाइट कर रहा है, उसका एक मतलब है, उसको इटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे एक गट्ठर है लकड़ी का, ठीक है, जो यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने देखा था ना। तो ऐसे ही यहाँ पे इनके हाथ में जो भी चीज़ें हैं या जिस तरीके का इनका जो पहने हुए हैं, जो उसका कलर है, वो सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से नेशन का विजुअलाइजेशन यहाँ पर होता है, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है, और ये हेडिंग वहीं पे आ रही है जहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे कि हम लोग चलेंगे यहाँ से वो फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरफ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरफ ही चलने की पहली हेडिंग है, जो कि है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब आप समझते ही हो, कई बार इस पर बात हो गई। इम्पीरियलिज्म का मतलब ये होता है कि साम्राज्यवाद, अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री जो है उसको बढ़ाना, और उसको बढ़ाना आप ये कह सकते हो कि इमोरली, अनैतिक तरीके से भी बढ़ाना, ठीक है। जैसे कि दूसरे की सॉवरेनिटी को ध्यान में नहीं रखना, उसकी संप्रभुता को ध्यान में नहीं रखना और केवल अपने इंटरेस्ट को ख्याल करना। तो यहाँ का जो यानी अब जो नेशनलिज्म था लोगों के अंदर, वो नेशनलिज्म जो था वो काफ़ी उग्र हो चुका था, उग्र राष्ट्रवाद आ गया था। यानी अब वो ये समझ रहे थे, जैसे एक नेशनलिज्म ये होता है कि भाई हमारा नेशन जो है वो महान है, ठीक है, आपका भी महान है, आपका भी महान है। एक होता है कि हमारा ही महान है, और फिर ये चीज़ें क्या होती हैं, गलत हो जाती हैं ना, फिर ये तो आपको गलत करने के लिए आगे आपको प्रेरित करने लगती है। तो यहाँ पर यही चीज़ हुई। अब जो नेशन थे उनके अंदर से जो उनके लिबरल थॉट्स थे, जो उनके हारमोनियस थॉट्स थे, वो सारे गायब होने लगे थे। अब उनको अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री बढ़ानी थी, अपना अलग रीजन्स पे डोमिनेंस बढ़ाना था, ठीक है। जैसे आपने देखा कि ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, पोर्टुगीज़ थे, ये सब अलग अलग, इवन बाद में इटली, जर्मनी, सारे लोग शामिल हुए और दूसरे स्टेट पे कब्जा करने की सोच रहे थे, वहाँ पे अपना इकोनॉमिक डोमिनेंस, पॉलिटिकल डोमिनेंस,
ठीक है, इकोनॉमिक डोमिनेंस वहाँ पे सब बढ़ाना चाह रहे थे। तो यही यहाँ पर शुरू होता है। तो उस टाइम पे सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो होता है वहाँ पे बाल्कन की प्रॉब्लम होती है। तो जो बाल्कन स्टेट्स होते हैं जिन पे ओटोमन अम्पायर का रूल होता है, ठीक है, तो इनमें आपके स्टेट आपके आते हैं रोमानिया, बल्गेरिया, सर्बिया, मैसिडोनिया। अभी आपको नाम याद हो जाएंगे, हम इसके बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे तो आपको नाम याद होते रहेंगे। बोस्निया, हर्जिगोविना और भी कुछ 2-1 स्टेट्स हैं। तो ये सब इनके नेम थे, ठीक है। रोमानिया और बल्गेरिया का जो है वार फेमस है काफ़ी। यहाँ से जो है राइटर हुए हैं, उन्होंने आर्म्स एंड द मैन नॉवेल लिखी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। सॉरी नॉवेल है, प्ले है, आई डोंट रिमेम्बर एट दिस टाइम। देन सर्बिया जो है, तो सर्बिया का केस होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में। करंट रीज़न यही होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार होने का रीज़न, तो इसको आप याद रखोगे। मैसिडोनिया जहाँ का सिकंदर था, विश्व विजेता सिकंदर जिसको बोलते हैं, अलेक्जेंडर, वो यहीं का था, ठीक है। तो ये बाल्कन स्टेट्स थे जो कि ऑटोमन अम्पायर के अंडर में आते थे। उस समय ये फ्री स्टेट नहीं थे, फ्री नेशन नहीं थे। बट जब बाकी लोग जब फ्री हो रहे थे तो इनके अंदर भी ये सेंटिमेंट्स। अच्छा, यहाँ के जो लोग थे वो एक ही एथनिक ग्रुप के थे जिनको स्लाव बोलते थे। क्या बोलते थे? स्लाव। और स्लाव्स जो थे तो रसियन जो रसिया में लोग थे ना, वो भी स्लाव्स थे। तो उन लोगों का इथनिक वाला कल्चर मैच कर रहा था। जैसे आप इंडिया में देखो अगर, तो आप ये सब चीज़ें देखोगे, जैसे यहाँ के मुस्लिम्स हैं तो वो थोड़ा बहुत जो है विदेशों के मुस्लिम्स से थोड़ा ज़्यादा ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा वो घुले मिले रहते हैं, ठीक है। और इवन अगर बाहर हिंदूज होते तो हमारा भी उनसे वही ऐसा ही लगाव होता है। तो ये एथनिक ग्रुप है, ये लगाव एक अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी थी। तो वहाँ के स्लाव्स का यहाँ पे लगाव था, पहली चीज़। और इसके अलावा भी जैसे जो पहले से डेवलप हो चुके थे, जैसे इसमें जर्मनी थी, इटली, फ्रांस, यूके, ब्रिटेन, रसिया, ये सब अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस बढ़ा रहे थे। और वो लोग यही चाहते थे कि जैसे ये ऑटोमन अम्पायर से ये लोग अलग होना चाहते हैं, वहाँ पे रिवोल्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस फूट का फ़ायदा उठाया जाए। ये सारे नेशंस यहाँ पर चाह रहे थे, ठीक। और वो इस तरीके से चाहे कि फाइनली ये हुआ कि ये लोग आपस में ही इनको भिड़ना पड़ गया। और वही भिड़े कहाँ पे? 1914 में, जिसको कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वर्ल्ड वार कितना भयानक हुआ, कितना हिंसक हुआ, ये तो आप जानते ही हो। बाद में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो भले ये कहा जाए कि अब सेकंड वर्ल्ड चुके बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान हो गया, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार को उसके कंपैरिजन में कम मान लिया जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। आप जो है आपके सिलेबस में अगर होगा, पिछले पढ़े होगे या आगे ज़रूर पढ़ोगे, इस क्लास में या अगले क्लास में, तो वर्ल्ड वार पढ़ोगे तो जानोगे। लेकिन अब इतना ज़रूर है कि चूँकि आपने यहाँ पूरा उसका बेसिक जान लिया, उसका बैकग्राउंड जान लिया है कि वर्ल्ड वार क्यों हो रहा होगा, क्यों हुआ, ठीक। तो एक सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यही था। तो आपने देखा कि लोगों का जो नेशनल स्पिरिट थी वो कहाँ पर जाकर के ख़त्म हो रही है। हाँ, लेकिन यहीं पे पैरेलल में एक और नेशनल स्पिरिट अब जागृत हो रही थी लोगों में, अवेक हो रही थी। जैसे कि टाइम आप जान ही रहे हो, अब ये कौन सा टाइम था, अगर मैं टाइम बताना भूल गया हूँ तो आप जान लो कि ये टाइम अब चल रहा था 1878 में जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन हो चुका था। अब उसके बाद का टाइम है, यानी लेटर 19th सेंचुरी, ठीक है, उसकी ये कहानी है। तो आप समझ ही रहे हो कि अब वहाँ पे इस टाइम अगर इंडिया का एग्जाम्पल ले लो तो क्या चल रहा था, ठीक है। तो इस टाइम पे इंडिया में अब लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे। यहाँ पे राष्ट्रवादी भावनाएं लोगों के अंदर पैदा हो रही थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का गुलाम था ये देश। ऐसे ही और भी जो देश अंग्रेजों के गुलाम थे, वहाँ पे नेशनल ग्लोरी बढ़ाई जा रही थी कि हमारा देश काफ़ी समृद्ध रहा है और ये लोग कैसे हमारे पे कब्जा किए हुए, इन लोगों को हटाओ, भगाओ। तो वहाँ पे जो नेशनलिज्म राइज कर रहा था, ठीक है, वो नेशनलिज्म, इनके वाले जो नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म था, इससे डिफरेंट था। ये लोगों का नेशनलिज्म यही था कि भाई ये लोग जो हमारे ऊपर कब्जा किए हुए हैं, इनको यहाँ से भगाया जाए और हटाया जाए, ठीक। तो बट यूरोप का जो नेशनलिज्म था वो आपने देखा किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा था। तो इसमें आपने ये देखा करप्शन किस तरह आ रहा था। लेकिन ये सब आने के बावजूद भी हकीकत यही थी
कि लोगों ने जो नेशनलिज्म वाली भावना थी, जो नेशन स्टेट था, उसका वैल्यू लोगों ने पहचाना, उसका वैल्यू पहचाना। नेशन स्टेट के लोगों को सिंबल मिले, उनका एंथम मिला, उनको एक गवर्नमेंट मिली, कॉन्स्टिट्यूशन मिला। ये लगभग हर स्टेट में हुआ। उनका सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड हुआ, राइट। और इस तरीके से सारे नेशन स्टेट बने और फिर उस तरीके से बिखरे नहीं रह गए कि कोई एक जो कैंटून है, कोई एक अलग डायनेस्टी रूल कर रही है, उसका कोई भी यही नहीं पता कि इसका एरिया कहाँ तक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से धीरे धीरे ख़त्म हो गई और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये भी ख़त्म हो गया। आई थिंक आपको चैप्टर पूरा, आप अगर नहीं देखे तो पीछे से सारे वीडियो सीरियल से देखोगे तो पूरा आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप समझ जाओगे किस तरीके से सिस्टम्स हो रहे हैं, ठीक है। और ये सब जब आप समझोगे तो आज का सोसाइटी कैसी है, आज के नेशन कैसे हैं, ये सारी चीज़ें समझने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी, बहुत ही आपको आराम मिलेगा, सुविधा होगी, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। अगर आप नए हैं तो क्या करना है आप जानते ही हैं, ठीक। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।